चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एक सेकंड रुकिए, आवाज थोड़ी सी फर्क आ रहा होगा आपको आवाज में, आवाज में अच्छी कर देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरा लैपटॉप में तो बड़ा धीरे काम कर रहा है आज। अभी मैं ढूंढना नया लैपटॉप ले लूँ। क्या हो गया? सर मैकबुक ले लो। हाँ बेटा, इतना भी पे नहीं कर रहे आप लोग या फिर शिखर वाले या कोई भी कि मैं मैकबुक ले लूँ। हाँ बट अगर आप मुझे गिफ्ट करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा। यार तुमसे क्या ही बोला, तुम तो वो सर नौकरी घर में शादी होने के बाद तुम कम से कम पीसीएस बनने दो, जाने भी नहीं फिर आते। कर देंगे। क्या बोल रहे हो? सर जेई बनने दीजिए फिर कर देंगे। बोल रहे हैं नौकरी मैकबुक गिफ्ट कौन दे देंगे, कौन दे देंगे? सर बोल रहा है कि जेई बनने दीजिए फिर गिफ्ट कर दूंगा जी। अच्छा 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 बेटा, ऐसे बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। इसलिए 5 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें आज तक दिव्यांशु से तो क्या बोलना ही क्या। एक सेकंड, क्लास को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिकॉर्ड बंद करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं अपना। आज बहुत ठंडी है बेटा, बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब कल भी थी, मुझे तो आज बुखार हो गया। मैं सोचा था एक बार क्लास ना लूँ, फिर आप बोलोगे कि सर क्लास नहीं हो रही, क्लास नहीं हो रही करोगे, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा ही है। तो चलो कोई ना, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमें आदत है। तुम्हें आदत है? अच्छा बेटे, मुझे भी आदत है। चलो तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास प्रोबेबिलिटी। जंगलों में रहता हूं। अच्छा तुम जंगलों में रहते हो, जंगली। चलिए शुरू कर रहे थे अपन। आप आज अपन कुछ सवाल करेंगे। तो कल अपन ने वेन डायग्राम का क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब वेन डायग्राम समझा था लास्ट क्लास में। उसमें हमने बताया था वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को कैसे लिखते हो, सबने सीखा था। चलो तो अगर हम वेन डायग्राम की यहाँ पे बात करें तो वेन डायग्राम से बनने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो एक चीज और उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, अगर हमें कभी निकालना हो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लो बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश या जिसको हम ए सी भी बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम बस ऐसे निकाल सकते हैं कि हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जितनी भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसको हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं। ये हम 1 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि मान लीजिए कभी भी आपके कोई सैंपल स्पेस है, उसमें सिर्फ 2 ही इवेंट आ रहे हैं आपके, लेट से ए आ रहा है और बी आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो होगी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1 होती है। तो वहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर कौन कौन आ रहा है, ए और बी ही आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो बी होगा वो क्या दर्शा रहा है आपका, वो नॉट ए दर्शा रहा है। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू तो मैं आपको लास्ट टाइम में समझा ही रख चुका था। अब चलो इस पर करते हैं क्वेश्चन। एक सेकंड, क्वेश्चन है आपका कार्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं, इस पे आपके कॉइन्स के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। फिर अटक गया लैपटॉप, आपकी किस्मत खराब है कि मेरा लैपटॉप खराब है। चलिए कोई नहीं, मिल जाएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब समझते हैं आगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पे भी, मैं आपका प्रिंट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, टाइप कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन साथ में पढ़ेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड, मतलब अच्छे खासे घुले मिले डेक ऑफ कार्ड में से, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, मतलब सब आउटकम के आने के चांसेस ठीक ठाक है। ठीक है,
तो देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कार्ड क्वेश्चन है, ये तो आप अपने पीएनसी में भी इस तरह क्वेश्चन किए थे। तो बोल रहा है कि हम जानते हैं कार्ड्स के बारे में, तो अपन जानते ही हैं कार्ड्स में आपके 4 तरह के होते हैं आपके। अगर हम हिंदी में जानते ही नाम कि चिड़ी होता है, हुक्म होता है। ठीक है, अगर हम बात करें चिड़ी होता है, ठीक है, हुक्म होता है आपका, और आपका ईंट होता है, और आपका लास्ट होता है पान होता है। ठीक है, इसको हम हार्ट्स भी बोलते हैं, इसको हम स्पेड बोलते हैं। हुक्म आपका, इसका में सिंबल इस तरह के होता है। चिड़ी आपका जो होता है उस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। अब हर किसी के अंदर आपके कुछ स्पेशल कार्ड और पाए जाते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन फेस कार्ड्स। नॉन फेस कार्ड जिसपे नाम, मतलब जिसपे चेहरा नहीं बना होता, और एक होते हैं फेस कार्ड्स। हर टाइप के कार्ड में 4 फेस कार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है आपका, सॉरी 4 नहीं, आपके 3 पाए जाते हैं। जिसमें होता है, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है आपका जैक। ठीक है, आपका राजा हो गया, आपका रानी हो गई, और आपका गुलाम हो गया। ठीक है, नॉन फेस कार्ड्स में क्या आ जाएंगे, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपका 10 आ जाएगा। और साथ में याद रखेंगे जो इक्का होता है वो भी आपका नॉन फेस कार्ड में ही चुना जाता है। भले ही इक्के की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन इक्के को हम क्या मानते हैं, आपका नॉन फेस कार्ड मानते हैं। हर तरह के कार्ड में आपका ऐसा रंग में ऐसी चीज पाई जाती है। जो चिड़ी और हुक्म होते हैं ये आपके ब्लैक कलर के होते हैं, बिकॉज ब्लैक लाइव्स मैटर। और जो ईंट और पान होते हैं ये आपके रेड कलर के होते हैं। तो ये आपका एक यूनिवर्सल सच है जो आपकी बात मानी जाती है। चलो आगे अगर हम बात करें इसकी, तो क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, तो बोला गया है यहाँ पे कि अगर क्या चांसेस है डायमंड पाने के। ठीक है, क्या चांसेस हैं आपके डायमंड पाने के। तो डायमंड आपका हो गया यहाँ पे, जो ईंट हो गई वो आपका डायमंड हो गया। ठीक है, तो ईंट हो जाती है वो आपकी डायमंड बन जाती है। तो अब मैं अगर बात करता हूँ डायमंड निकालने के कितने तरीके हैं, तो डायमंड निकालने के तरीके हैं, टोटल नंबर ऑफ डायमंड कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। तो टोटल टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। ये कितने होंगे, ये 13 होंगे, ये 13 होंगे, ये 13 होंगे, और ये भी 13 होंगे। तो पहला सवाल पूछा कि बताइए डायमंड के, तो आप इससे करना है, सुनो। तो चुनने के तरीके कितने हैं सर, चुनने के तरीके हैं आपके पास में। अगर आप इस सवाल को पीएनसी से करना चाहते हो, सुनो, पीएनसी से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो आप बोलोगे कि मुझे एक कार्ड चुनना है डायमंड में से, चिड़ी में से। तो एक कार्ड मतलब 13C1, ये तरीका हो गया आपका एक कार्ड चुनने का। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड 52। तो मैं टोटल कार्ड में से कितने तरीके से एक कार्ड चुन सकता हूं। तो ये क्या बताता है, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी मैंने, कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड चुनने का तरीका ये हो गया। अब उनमें से एक कार्ड कौन सा होना चाहिए, चिड़ी का होना, सॉरी इसका डायमंड का होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर, और यही चीज आप जब सॉल्व करोगे तो आप जानते हैं इसका 13/15 ही 52 ही निकल के आएगा ये। या फिर डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने हो जाएंगे। दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, आप तो जानते हैं वैसे दोनों तरीके। नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके, टोटल कार्ड्स हैं आपके 52। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फेवरेबल इवेंट हो गया। और ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया या सैंपल स्पेस हो गया। तो उस केस में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितने 13, ये कितने 52। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो काटेंगे तो 1/4 आंसर निकल कर जाएगा। तो अभी मैंने पहला वाला पार्ट थोड़ा लंबे तरीके से बताया, बाकी पार्ट इतने लंबे तरीके से अपन नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट को अगर हम देखना चाहें, राहुल आराम से, राहुल आराम से, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दो, शक्ल आपकी बहुत अजीब तरीके से आ रही है। वीडियो तो ऑफ ही है सर। राहुल राणा, राहुल राणा, इनकी वीडियो दिख रही होगी शायद आपको। बड़ी गंदी नजरों से देख रहा है सर ये। बहुत अजीब सा दिख रहा है यार ये, चेहरा बिल्कुल पतला हो गया, पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा लिया है। चलो बंद कर दिया। राणा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी, राणा साहब नहीं बोलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका, इट इज नॉट एन एस। ऐसा लगता है जैसे जूम आपने यूज नहीं किया है कभी। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एस की अगर बात करें तो एस क्या होता है आपका, एस जो होता है इसको हम और कुछ नहीं, इसको ही बोलते हैं हम इक्का। एस होता है इक्का होता है, जो ए सिंबल से होता है। अब टोटल कितने होते हैं आपके, अब याद रखना ये नॉट है, मैंने आपको नॉट के बारे में पहले समझा दिया था कि जब भी कोई चीज आपको नॉट करना होता है, जब भी किसी चीज में आपको नॉट निकालना होता है, तो आप उसको 1 माइनस उसके होने की चांस कितनी होती है वो निकाल लीजिए बस। तो मैंने बोला कि यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, नॉट एन एस। तो आप क्या करेंगे, पी एस निकालेंगे, एस के होने के चांस क्या है। तो
तो आपके टोटल एस के कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल एक के कितने होते हैं, 4 होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/13 हो जाएगा। ठीक है, तो P नॉट एस के चांस क्या हो जाएंगे आपके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 - P ऑफ एस हो जाएगा। तो ये क्या आप आ जाएगा 1 - 1/13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 12/13, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपका यहाँ पे। थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है, थर्ड पार्ट अगर हम पीछे देखें एक बार, थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है कि इट इज़ अ ब्लैक कार्ड। थर्ड कार्ड पार्ट में आपसे बोल रहा है ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कितने होते हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया कि ब्लैक कलर के दो सूट्स जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, ये भी ब्लैक होता है तो ये भी होता है। तो 13 और 13 कितने हो गए आपके, 26 हो गए। 13 और 13 कितने हो गए आपके, 26 हो गए। तो इसको अगर हम निकालते हैं इसका आंसर, तो ब्लैक वाले जो होते हैं वो चिड़ी वाले भी ब्लैक होते हैं, हुकुम वाले भी ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे निकालने का चांस क्या हो जाएगा सर, टोटल ब्लैक कितने हो गए, टोटल ब्लैक जो होते हैं वो आपके 26 हो गए। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है। तो यहाँ से आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, फोर्थ पार्ट इसमें इसने बता भी रखा है, क्लब और स्पेड। ये हो गया आपका क्लब और ये हो गया आपका स्पेड, चिड़ी हो गया स्पेड, और ईंट होती है आपकी डायमंड, और ये होता है आपका हार्ट। अगर इंग्लिश में नाम नहीं पता तो इंग्लिश में नाम ये होते हैं आपके। तो चिड़ी जो होता है वो स्पेड हो गई, हुकुम जो हो गया वो क्लब हो गया, और आपका ईंट जो हो गई वो डायमंड हो गई, और आपका जो पान हो गया वो हार्ट होता है आपका। चलिए तो ये, तो यहाँ पे आपका थर्ड फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट आपसे बोलता है कि इट इज नॉट अ डायमंड। तो पहले हम डायमंड वाला निकाल ही चुके हैं, तो नॉट अ डायमंड का चांस क्या हो जाएगा, वही वाली बात हो जाएगी कि डायमंड का निकाल लिया, नॉट अ डायमंड का निकाल सकते हैं अपन। तो अपन जब उसका निकालते हैं, इट इज नॉट अ डायमंड, ठीक। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं अपने, फोर्थ फोर्थ बोल रहा है कि नॉट अ डायमंड। तो इसमें हम करेंगे क्या, वही वाली चीज हो जाएगी सिंपल, कि हम करेंगे यहाँ पे P नॉट डायमंड इज इक्वल टू 1 - P डायमंड। ठीक है, इससे कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं हम, उसको बताऊंगा मैं भी। तो 1 - P ऑफ डायमंड हमने क्या निकाला था पहले पार्ट में, पहले पार्ट में हमने निकाला था P ऑफ डायमंड 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4, इसको जब माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 3/4। या दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये भी है कि अगर डायमंड नहीं होगा, इफ नॉट डायमंड, तो क्या हो सकता है, वो स्पेड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, और आपका डायमंड के अलावा स्पेड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, और आपका क्लब हो सकता है। तो ये तीन हो सकते हैं। इसमें कितने कार्ड्स, इसमें 13 कार्ड्स, इसमें कितने कार्ड, 13 कार्ड, इसमें कितने कार्ड, 13 कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 13 + 13 + 13 यानी आपका 39। तो आपका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे नॉट डायमंड की, तो इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है कि डायमंड के अलावा कौन कौन है, 13 + 13 + 13 डिवाइड बाय 52, यानी आपका 39/52। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे, काटा पीटेंगे, 13 3 13 34 4 52, तो आपका ये सेम आंसर निकल के आएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट और लास्ट, नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो वही वाली बात होगी, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो फिफ्थ है नॉट अ ब्लैक कार्ड, नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो अगर हम इसकी बात करें तो P नॉट ब्लैक क्या हो जाएगा, जैसे अभी अब इसके ऊपर ही लिखा है ब्लैक, तो ये हो जाएगा 1 - P ब्लैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 - 1/2। तो आंसर क्या आएगा 1/2। या फिर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, कि जो ब्लैक हैं वो दो दो टाइप के ब्लैक होते हैं, बाकी दो टाइप क्या होते हैं, दे आर नॉट ब्लैक, जो रेड वाले होते हैं। तो P नॉट ब्लैक को हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लैक के अलावा है क्या, रेड है, तो P रेड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये आपके टोटल कितने होते हैं, तो 13 + 13 हो गए, पान और आपका ईंट। तो 13 + 13/52, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आएगा 1/2। तो किसी भी तरीके से निकालोगे आप, आंसर सेम निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जब नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं या किसी और तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, उस तरह के क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में पूछता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना बड़े बड़े ईजी टाइप के आते हैं, ठीक है, पर यही है कि आपको सही करके भी आने तभी वो ईजी है, वरना ईजी के चक्कर में गलत मत कर देना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने कॉपी करता हूँ। तो वो है आपका इस तरीके का, चलिए तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन है आपका, इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क, अ बैग कंटेन्स, कौन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने कॉपी, ओके तो चलो कौन सा क्वेश्चन मैंने कोई और क्वेश्चन देखना था, ये क्वेश्चन दे दिया।
चलो कोई नहीं, यही कर लेते हैं पहले। अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। चलो ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले बता ही रखा था। तो मैंने बोला कि एक बैग लिया मैंने इस तरह से, और इस बैग के अंदर क्या किया मैंने, आपके अलग अलग कलर की डिस्क पड़ी हुई हैं, जिसमें टोटल क्या है, टोटल आपकी 9 है, और 4 रेड है, 3 ब्लू है, और आपका 2 आपकी येलो कलर की है, 2 आपकी येलो कलर की है, इस तरह से। ठीक है, अगर इस तरह से है आपका, तो मैं इनमें बता सकता हूँ कि क्या क्या करना है अब आपको। तो देखिए, सवाल पूछेगा अब आपसे नेक्स्ट, द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। ठीक है, अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। तो बहुत पहला सवाल तो बहुत ही ईजी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी, तो कितनी रेड है, तो 4 रेड है, टोटल कितनी है, 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। सेकंड पार्ट, कितनी येलो है, तो पी येलो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितनी येलो दिख रही है आपको, 2 येलो है, टोटल कितनी है, 9 है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 2/9। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कि कितनी ब्लू है, ब्लू है क्या इसमें, सॉरी मैंने ब्लू, हाँ सही है, कितनी ब्लू है, तो ब्लू आपका हो जाएगा 3 ब्लू है, तो 3/9 जो सॉल्व होके क्या आएगा आपका, सॉल्व होके आएगा आपका 1/3। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि इस बैग के अंदर या तो कोई बॉल रेड हो सकती है, या ब्लू हो सकती है, या ये येलो हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबिलिटी है नहीं, या तो कोई बॉल रेड होगी, या ब्लू होगी, येलो होगी। तो एक बात याद रखना, हम ऑटोमेटिकली ये भी बोल सकते हैं कि पी रेड प्लस पी येलो प्लस पी ब्लू, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 निकल के आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4/9 प्लस 2/9, और इसको 1/3 ना लिख के हम 3/9 लिख देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 5 6 7 8 9, तो 9/9 निकल के आ रहा है, तो 1। तो इसका मतलब आपने अगर सही कैलकुलेशन करी है तो आपका आंसर 1 होना चाहिए था, इससे आप चेक भी कर सकते हो। चलिए अब बाकी पार्ट पढ़ते हैं। बाकी पार्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, उसको देखें अगर हम, तो बाकी पार्ट बोल रहे हैं कि आपका नॉट ब्लू, अगर ब्लू नहीं होगी तो नॉट ब्लू, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, पी ऑफ नॉट ब्लू इज इक्वल टू, सिंपल सा 1 माइनस पी ब्लू, या फिर रेड प्लस येलो भी कर सकते हो। तो 1 माइनस पी ब्लू कितना है आपका, इट इज योर 1/1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपका, फिफ्थ पार्ट आइदर रेड और ब्लू, आइदर रेड और ब्लू। ये सुनना ध्यान से, ये इसको बोलने के 2 तरीके हैं, बोलता है या तो रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। अब सुनो, इस बच्चा जब भी और नाम की चीज देखता है ना तो घबरा जाता है, बोलता है कि सर क्या हमको इसको उस वाले मेथड से करना है क्या, पी ए यूनियन बी, यूनियन और का मतलब यूनियन होता है ना, तो पी आर लिख देता हूं मैं यहाँ पे बस। ठीक है, पी आर प्लस पी बी, किसी से भी करो सेम आंसर निकल के आएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब जो आपका सॉरी रेड है, जो आपका आर भी हो और आपका ब्लू हो, तो इसकी तो वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि कोई भी बॉल ऐसी तो नहीं हो सकती जो रेड भी हो जाए सेम टाइम पे ब्लू भी हो जाए, तो वो सीधे इन दोनों का ऐड ही निकल के आएगी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको ये पहला तरीका हो गया इसका, या दूसरा तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि आप क्या करोगे, पी रेड और ब्लू, तो इसका मतलब या तो रेड हो या ब्लू हो, तो ऐसी कितनी है जो रेड भी है, रेड हो या ब्लू, तो 4+3/9, आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। पहले वाले से निकालेंगे तभी सेम आएगा आपका। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे 4/9 प्लस 3/9, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 7/9 ही निकल के आएगा। ठीक है, तीसरा तरीका है इसको करने का ये, कि अगर कोई बॉल या तो रेड होगी या ब्लू होगी, इसका मतलब इट इज येलो नहीं होना चाहिए। तो रेड और ब्लू होने का मतलब क्या क्या है, कि इट इज नॉट येलो। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी तो है कि इसका मतलब क्या है कि पी जो है वो रेड या ब्लू होना चाहिए, इसका मतलब येलो नहीं होनी चाहिए, बस बाकी कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम पे हम इसको पी येलो भी लिख सकते हैं, और पी येलो की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो कितना निकल के आई थी, 2/9। तो 1 माइनस 2/9 करेंगे तो आपका आंसर तब भी क्या आएगा, 7 निकल के आएगा। तो किसी भी तरीके से करिए, सब तरीकों से आपका आंसर सेम आना चाहिए। तरीका कोई गलत नहीं है, बस वो है कि सही तरह से अप्लाई करा हो अगर आपने, तो आपके सारे आंसर आपको ठीक दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए आप लोग करना ही क्वेश्चन, देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं। अपने कॉपी पेन निकाल लो अगर हो तो, या ऑनलाइन क्लास चक्कर में बंद ही कर दिया सब कुछ।
चलिए करिए क्वेश्चन, ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोगों को तो आंसर नहीं आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो यहाँ पे है आपका, टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जाम, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम इज, अब सुनो ये दोनों का नाम ए से ही है, तो थोड़ा मुश्किल, या तो ए बी मान लो, इसको ई मान लेते हैं लेट से, और इसको एफ मान लेते हैं, क्योंकि ए मानने से कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि कौन अनिल है कौन आशिमा है, ई एफ मान लेते हैं, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई, तो अनिल अगर क्वालिफाई करेगा तो हम क्वालिफाई करने को हम इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो पी ई की वैल्यू क्या है कि ई ने क्वालिफाई कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सर 0 एक, क्या बोल रहे हो? सर ए का आंसर 0.98 है। चलो बाद में देखेंगे, आप बता दो, और कोई किया है इसके अलावा? सी 0.87। 0.87, बीच वाला छोड़ दिया? ना सर वो नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। चलिए, तो मैं बोल रहा था क्वालिफाई करने को हम अपना इवेंट मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई ने क्वालिफाई कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.05। नेक्स्ट है दैट आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो आशिमा क्वालिफाई कर लेगी, तो लेट्स से पी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.10। आशिमा के पास ज़्यादा चांसेस हैं, डबल चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर सकती है, लड़के होते ही बेवकूफ़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, ये बहुत अच्छा सवाल है कि दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, तो अब सवाल आपका उस पर आएगा वेन डायग्राम पे, कि दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.02। अब अगर हम वेन डायग्राम बना के सवाल को करना चाहें तो देखिए, इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे कि डब्बा बना दिया, डब्बा आपका सैंपल स्पेस है जिसमें सारी प्रोबेबिलिटीज घुसी पड़ी हैं, कि एक करेगा दोनों पास करेंगे, एक पास करेगा दोनों पास नहीं करेंगे, एक पास नहीं करेगा दूसरा करेगा, सारी चीज़ें यहाँ से ऑटोमेटिक निकल के आती हैं। तो देखिए यहाँ से, तो इसमें मैं फिर अपने गोले गोले बनाऊंगा, अगर मैं गोले बनाना चाहूँ तो देखिए एक सेकेंड, तो एक गोला किसी का भी ले लो, एक दूसरा गोला किसी का ले लो, तो ये मान लीजिए ई वाला गोला मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये गोला दिखा रहा है आपका पास होने की गुंजाइश, और नेक्स्ट आपने बना दिया गोला, ये ग्रीन वाला गोला मान लीजिए आशिमा का है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका गोला बड़ा होगा थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका ई हो गया, कि ई का मतलब है, ई का मतलब है कि आपका अनिल पास की या अनिल क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी इवेंट को बताता है। एफ क्या है कि आपका आशिमा के पास होने की बताता है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया पूरा। ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब बोथ पास, ये क्या बता रहा है कि दोनों पास हो गए, तो बोथ पास इंटरसेक्शन के बारे में बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वही वाली बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सेट्स से आते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेट्स का इस्तेमाल करेगा यहाँ से। चलिए, तो ये वाली बात हो गई, सब कुछ हमने लिख लिया जो हमको दे रखा है। बोथ अनिल एंड आशिमा, क्वेश्चन पहला कि दोनों क्वालिफाई ना करें, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। अब सुनो, ये क्वेश्चन जो होता है इसको हम सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल लॉ होता है जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैं बता रहा हूं कि आप ना कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ में ही सीखेंगे, तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूव आवाज कट रही होगा। है सर आपकी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मेरी अब? मेरे पे क्लियर है, वाईफाई डाउन है दिव्यांशु का। दिव्यांशु, वाईफाई डाउन, चलो, क्योंकि मेरे पे भी क्लियर है, मैं भी क्लियरली बोल रहा हूँ ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट है एक डी मॉर्गन लॉ, सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में सिर्फ डी मॉर्गन लॉ भी अलग से पूछा जा सकता है, पढ़ते सेट्स में है, लेकिन फिर से वही वाली बात है, क्योंकि सेट्स की चीज यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहे सेट्स आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलेगा आपको यहाँ से, डी मॉर्गन्स लॉ आपसे बोलता है, एक बड़ी प्यारी चीज बोलता है, वो लॉ आपको याद रखना है। वो लॉ ये बोलता है आपका कि कभी भी आपका जैसे लेट्स से यहाँ पे हम ई और एफ की बात करें, तो ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना तो ई पास करे ना एफ पास करे। देखो इसको पढ़ो ढंग से, इसका पढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब पता है ये है कि इसको अगर हम ढंग से पढ़े समझे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ना तो ई हो ना तो एफ हो ना दोनों हो, ठीक है। कभी कभी बच्चा इसको पढ़ के कंफ्यूज होता है कि या तो ई या फिर एफ ना हो, ना तो ई हो ना तो एफ हो और ना दोनों हो, तो एक तरह से यूनियन की ही बात कर रहा है, तो इसमें हम समझेंगे इस तरह से, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ इसके बारे में बताता है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आपके बारे में यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखूं, जैसे आपका ई, ये तो बता ही दिया मैंने, दूसरा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका इस तरह से, कि मैंने बोला कि ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि
ई और एफ दोनों साथ में क्वालिफाई ना करें, बोथ डज नॉट क्वालिफाई, ये इसके बारे में बात कर रहा है। इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, ई अलग क्वालिफाई कर सकता है, एफ अलग क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन साथ में अगर दे रहे हैं एग्जाम तो साथ में क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। समझिए, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इस पार्ट में निकालना क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है। इस पार्ट में आपको ये निकालना है कि दोनों साथ में क्वालिफाई ना करें। तो साथ में लिखे हुए ना बोथ, बोथ का मतलब जब भी आएगा ना तो समझ जाना, जब भी शब्द आता है बोथ तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब समझ जाएंगे वो एंड या इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। जब भी बात करें बोथ की तो वहां पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वो यूनियन की बात करना चाहेगा ना तो वो वहां पे आइदर और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, आइदर और, ठीक है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट, ऐसे 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 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जब भी वो आपसे बात करेगा इस तरह की, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनियन करना पड़ेगा। बस ये समझ जाइए, अगर ये समझ जाएंगे तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। यानी इस क्वेश्चन में हमें ई डैश इंटरसेक्शन एफ, मतलब ये भी क्वालिफाई ना करें और ये भी एक साथ क्वालिफाई ना करें। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि इस तरह का जब होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझेंगे इसको वापस से। जो आपका डी मॉर्गन्स लॉ है वो क्या बोल रहा है आपसे चिल्ला चिल्ला के, वो ये बोल रहा है आपसे कि अगर कभी भी आपको किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों चीज एक साथ ना होने की, तो आप दोनों का यूनियन निकाल लो, दोनों का यूनियन निकाल लो और उसका नॉट ले लो, उसका नॉट ले लो, तो आपको आ जाएगा समझ। चलो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को ना हम समझते हैं वेन डायग्राम से, इस वाली चीज को हम वेन डायग्राम समझते हैं, समझना। तो वो आपसे बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि ई और एफ दोनों क्वालिफाई ना करें, मतलब ई भी क्वालिफाई ना करे, एफ भी क्वालिफाई ना करे और साथ में भी क्वालिफाई ना करे। तो मान लीजिए अपन ने किया क्या, मान लो अपन ने किया क्या कि ई क्वालिफाई ना करे तो वो इस पार्ट में नहीं पढ़ सकता। तो सुनना, मैं इसको वापस मिटा दूंगा, इसलिए समझ लीजिए। ई क्वालिफाई ना करे तो कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला सारा एरिया हो जाएगा। ई क्वालिफाई ना करे, ठीक है, ये सारा हो गया। फिर वो बोलता है आपसे कि एफ भी क्वालिफाई ना करे, एफ भी अगर क्वालिफाई ना करे इसका मतलब क्या है, वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया का जो एफ के बाहर बाहर है। ठीक है, एफ के बाहर बाहर है। तो इनडायरेक्टली आपसे वो किसकी बात कर रहा है, इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा है कि अगर आप सोचो दोनों एक साथ ना करें तो इनडायरेक्टली वो आपसे बोल रहा है कि जो भी ये पूरा का पूरा गोले आपने बनाए हैं, ये दोनों जो गोले बनाए हैं, ये दोनों गोले के बाहर वाला आपको एरिया चाहिए। इन दोनों गोलों के क्या चाहिए आपको, बाहर वाला एरिया चाहिए। तो इनडायरेक्टली आपको ये आपसे बोल रहा है कि आप ये निकाल लो, पहले ये पूरा निकाल लो, ये ऐसे करके पूरा निकाल लो और इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो तो बचेगा क्या आपका, ये ऑटोमेटिकली ये वाला बाहर वाला एरिया बच जाएगा। आपको ये बाहर वाला एरिया निकालना है। ठीक है, अलग अलग से करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस तरह समझें। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये अगर निकालना है, अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हो, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको 1 माइनस ई यूनियन एफ कर सकते हो आप। वन नहीं, सॉरी, जो भी एन माइनस होता है, अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी लगाई नहीं ना, इसको हम बोलेंगे आपका एन माइनस, एन क्या है यहाँ पे सैंपल स्पेस को दर्शाता है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। जब आप इसी सारी चीज को हम प्रोबेबिलिटी से साथ लगाएंगे तो बस आपको हर साइन के आगे प्रोबेबिलिटी घुसेड़ देना बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ डैश यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी गलत लिख दिया मैंने पहले वाला, ये यूनियन होगा, सॉरी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डी मॉर्गन्स लॉ से, लॉ भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कई बार एग्जाम्स में। तो सुनो, अब आपका काम क्या है, आपका काम है ये निकालना। ये समझ में आ गया, राहुल और दिव्यांशु दोनों अटेंड कर रहे हो आप? हाँ यस सर आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो पी ऑफ ई एफ को, ई यूनियन एफ का तो वही फॉर्मूला है हमारे पास में कि पी ई प्लस पी एफ। मैंने ये सारा ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि बच्चा ना ये निकालता है ना तो उसको लगता है हम इसको ये निकालने वाले 1 माइनस पी ई, ये नहीं करना है। इसमें तो आपका ई और एफ पास कर रहे थे तो ये नहीं करना है, ई एफ माइनस यस सर। पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज 0.05, इट इज 0.10 माइनस 0.02। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.15 माइनस 0.02, तो इट विल कम आउट टू बी और 0.13 कुछ निकलेगा शायद, नहीं, हाँ ये तो ये 0.13 निकल के, हाँ ये 0.13 निकल के आ जाएगा, ये 0.13 निकल के आ गया। तो अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे जब पुट करूँगा, इसकी वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, इट इज इक्वल टू 1 माइनस
0.13 जो कि आपका निकल के आ जाएगा 0.87। बस ये पार्ट सबसे अच्छा था, बाकी पार्ट तो थोड़ा सिंपल है इसके, बाकी पार्ट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर फिर भी कर लेते हैं बाकी पार्ट। देखिए, तो अगर मैं बात करूं बाकी पार्ट्स की, तो बाकी पार्ट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम, कम से कम इनमें से कोई एक बंदा एग्जाम क्वालिफाई ना करे, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं बी पार्ट की, बी पार्ट की अगर बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब आपका अगर अनिल क्वालिफाई करे तो आशिमा क्वालिफाई कर जाए, अगर आशिमा क्वालिफाई ना करे तो अनिल क्वालिफाई कर जाए, या फिर आपके दोनों क्वालिफाई ना करें। एटलीस्ट की बात हो रही है, एटलीस्ट का मतलब कोई भी एक, या तो आपका दोनों क्वालिफाई करें या फिर, तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं कि अब सुनो, या कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं आपकी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, या तो आपका ई पास हो जाए, एफ पास ना हो, या तो आपका ई फेल हो जाए और एफ पास हो जाए, और लास्ट क्या है, दोनों के दोनों ही फेल हो जाए, दोनों को दोनों ही, ये तीन कंडीशन बन सकती हैं। हम एक बात सोच सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा बंदा आ रहा है जो कि पास नहीं हो रहा, तो एक चीज अभी बच गई है। एक चीज क्या बच गई है, अगर मैं ये कह दूं कि ई भी क्वालिफाई कर जाए और एफ भी क्वालिफाई कर जाए, अगर मैं ऐसी कोई चीज बना दूं, तो उनके अलावा जो भी कंडीशन बन सकती है वो सब ऊपर लिखी हुई है। अगर मैं ई को भी क्वालिफाई करवा दूं, एफ को भी क्वालिफाई करवा दूं, एक कंडीशन तो ये हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो ई क्वालिफाई ना करे, एफ क्वालिफाई ना करे, ई क्वालिफाई ना करे, एफ क्वालिफाई कर जाए, ई क्वालिफाई ना करे, तो ये चार ही टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं आपकी एक बार में। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी एक क्वालिफाई ना करे एटलीस्ट, जो भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ क्वालिफाई। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं कि दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं कि दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि बाकी कितनी केसेस हैं वो सारे। दोनों क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, दोनों क्वालिफाई मतलब आपका पी ए ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहां से आपका आंसर जाएगा 1 माइनस 0.02, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.98, ये इसका आंसर निकल कर जाएगा। लास्ट पार्ट है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, उनमें से कोई ना कोई सिर्फ एक क्वालिफाई करे, ओनली वन, इस बार ओनली वन है। पिछली बार क्या था, पिछली बार कम से कम एक, ठीक है, और इस बार क्या है, एक ही आपका क्वालिफाई करना चाहिए, इस बार ये पक्की बात है कि एक ही आपका क्वालिफाई करना चाहिए। अब सुनो, तो देखो इसका जो मतलब है ना, ये क्वेश्चन काफी अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसको अगर हम सोचें, इसका मतलब क्या है, पी, इसका मतलब ये है कि ई क्वालिफाई कर रहा है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि एफ क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस ई से मतलब है। इसका मतलब क्या है कि एफ क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको कोई मतलब नहीं है कि ई क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसका मतलब है कि दोनों क्वालिफाई करने ही करने चाहिए। तो थर्ड केस में हमको क्या निकालना है कि एक बार में या तो ई क्वालिफाई करे या फिर आपका एफ क्वालिफाई करे, दोनों क्वालिफाई नहीं करने चाहिए और आपका दोनों फेल भी नहीं होने चाहिए। तो पी अगर हम निकालें यहाँ पे पी, ओनली वन ऑफ ई एंड एफ क्वालिफाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप सुना, या तो ई क्वालिफाई करे, तो मैं बोलता हूँ पी, अगर ई क्वालिफाई करता है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ई क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि एफ क्वालिफाई ना करे, ई एंड एफ डज नॉट क्वालिफाई। प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, कि आपका ई क्वालिफाई ना करे लेकिन एफ क्वालिफाई कर जाए। सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है यहाँ पे, यही दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब इसको हम डायग्राम समझते हैं। देखो डायग्राम, डायग्राम में जल्दी जल्दी बनाता हूँ यहाँ पे, ये ई का हो गया, ये एफ का हो गया, तो डायग्राम में समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ई क्वालिफाई कर जाए लेकिन उसमें एफ नहीं आना चाहिए, तो एफ तो इसमें आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको निकालते टाइम पे मैं क्या करूंगा, पी ऑफ ई लूंगा और उसमें से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ ई वाला पार्ट मिल जाएगा, माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका पी, अब मुझे वैसे ही मैं चाहता हूं कि एफ मिल जाए बस ई ना मिले, तो एफ मिलने के लिए मैं इस वाले पार्ट को ले लूंगा पूरे को, लेकिन इसमें से ये घटा दूंगा क्योंकि इसमें ई क्वालिफाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पी, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा आपका, यहाँ पे मैं करूंगा आपका पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। राहुल समझ में आ गया ये कैसे किया है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पीई की वैल्यू आपको दे रखी है, पी की वैल्यू आपको 0.05 दे रखी थी, माइनस 0.02, और ऐसे ही आपको सारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.10
-0.02। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और वेन डायग्राम से ही होता है, सारा क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.11। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। तो काफी चीजें सीखने को मिलती है इस क्वेश्चन को, आप 2-3 बार देखना, तब जाके आपके आइडिया लगेगा थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसमें हल्का सा आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए आप लोग बताना आंसर। अच्छा आपका राहुल कोई आंसर सही आया कि नहीं आया, मैं तो चेक ही नहीं किया आपका। राहुल ने आंसर क्या दिए थे भाई? गलत है सर, राहुल ने गलत आंसर है। 0.98। पहला वाला सही है आपका राहुल, गलती से। और तीसरा वाला नहीं नहीं, पहला वाला आपका गलत था। मतलब आपने वही पहला कर वाला दिया भी जो गलत है सर, वो दूसरे वाले का आंसर है। हाँ वही गलती करते हैं बच्चे, जो मैं आपको बता रहा था ना, आपने यही शायद आपने ये कर दिया होगा वहाँ पे। जी जी जी। हाँ तो मैं वही बता रहा था, बच्चे ये वन कर माइनस। देते हैं, ये नहीं करना है आपका। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से एक है। ठीक है, तो इसमें अब समझ में आया ना क्या गलती है उसमें, ऐसा क्यों नहीं करना हाँ है। यस सर। हम्म चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टाइप कर देता हूँ मैं आपका, वो है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज से आप लोग। ये हल्का सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा पीएनसी की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे आपको। करिए ट्राई। तो तो इस तरह क्वेश्चन हमने आपका पीएनसी में भी किया था। इसमें बस हमने प्रोबेबिलिटी, मैं उस टाइम भी बोला था आपसे कि इस तरह क्वेश्चन हम आपका प्रोबेबिलिटी में जाके करेंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन। तो 2 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, टोटल 4 लोग हैं। तो टोटल 4 पर्सन, 4 पीपल। ठीक है, 4 पर्सन है आपके, पर्सन्स नहीं होता है, पर्सन ही होता है। ठीक है, 4 पर्सन है आपके। और ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन। ओके, दो नो मैन। तो आप पहले चुनने का तरीका ढूंढ लो। तो चुनने का तरीका क्या होगा, आप चुनने का तरीका में कुछ नहीं होता, आप बस जैसे चुनते थे वैसे करिए। तो आपके कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 लोगों की कमेटी बनानी है, 2 लोगों की कमेटी बनानी है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कितने तरीके से आप 2 लोगों की कमेटी, अब वो औरत हो आदमी हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो 4C2 तरीके आधा टोटल वेस। ये क्या है आपके, ये वो टोटल तरीके हैं जिनमें से आप 4 लोगों में से कोई भी 2 लोगों की कमेटी बना सकते हो, ये वो तरीका है आपका। ऊपर क्या बोल रहा है कि कोई आदमी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आदमी नहीं होगा तो औरत होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि बोथ बोथ विमेन, बोथ विमेन 2 ही औरतें हैं, 2 औरतों में से चुनने का तरीका क्या है, 1/2। तो 2/2C2। ठीक है, तो इसको हम जब लिखेंगे 2C2 की वैल्यू तो 1 ही आती है। 4C2 की वैल्यू को आप लिखेंगे 4C2, तो 2 फैक्टोरियल काटा पीटी मचाएंगे तो 2 जाएगा आपका, यहाँ से 4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट बोलता है आपसे कि एक आदमी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन, एक आदमी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक आदमी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कि देखो 2 लोग चुनने हैं ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो अभी भी वही है कि 4 में से 2 लोग चुनने हैं। अब सुनना, 4 में से आपको क्या करना है, 2 लोग चुनने हैं। ठीक, अब आपके पास में बोल रहा है कि एक ही आदमी होना चाहिए। तो अगर इसका मतलब क्या है कि एक आदमी होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा, दूसरी औरत होगी, तो 1 वुमेन। देखो अब इसको ना आप उससे मत समझो, इसको प्रोबेबिलिटी का सवाल मत बनाओ। आप जो ऊपर चीज लिखने वाले हो ना, इसको पीएनसी से सोचो कि पीएनसी होता तो मैं कैसे चुनता। तो मेरे पास में एक आदमी चुनने का तरीका क्या है, एक आदमी का तरीका चुनने का है मेरे पास, एक 2 आदमी से एक आदमी चुन लिया, हो गया। अभी लेकिन मुझे 2 लोग भरने हैं ना, क्योंकि वहां पे हम मल्टीप्लाई का रूल चलाते थे, पर पीएनसी में मल्टीप्लाई का रूल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 2 लोगों में से एक आदमी चुन लिया। ठीक है,
अब क्या बचा, एक और चुनना है मुझे, एक मेंबर और चुनना है। अब वो एक मेंबर क्या होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए। कितनी औरतें हैं, 2 हैं। कितनी चुननी है, उनमें से एक ही चुननी है, तब तो 2 लोग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो ऊपर वाले का आंसर 2 इंटू 2 अपॉन 4c2, यानी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको भी काटेंगे यहाँ से, तो 4 इंटू 3, और ये 2 से कटेगा तो आपका 2 से 2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर वाले से कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/3। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी पार्ट। सी पार्ट आपसे क्या बोलता है, सी पार्ट आपको यहाँ बोल रहा है कि 2 आदमी होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन, तो दोनों आदमी ही होने चाहिए। ठीक है, इसका ऑटोमेटिक मतलब ये हो गया कि दोनों आदमी, तो कोई औरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर बराबर बराबर है, तो सब कुछ आपको ये बताएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं नो वुमेन। तो कुछ भी पूछ लेता आपसे, आप दोनों आंसर कर सकते हैं, नो वुमेन, कोई औरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बोथ मैन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों आदमी आपने आदमियों में से चुन लिए। तो आप क्या करेंगे, टोटल तरीके से चुनने के 4c2, 2 आदमी होने चाहिए तो 2 में से 2 ही चुन सकते हैं आप, कोई और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास में। हाँ, आदमी अगर 5 होते, 5 में से C2 कर देते उस टाइम पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा अपॉन 4c2। 4c2 ये पहले वाले क्वेश्चन बन गया एक्चुअली में, तो पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 ही आ जाएगा उसका आंसर। समझ में आ गया दोनों को? यस सर। राहुल जी, आपको अपनी गलती पता ही लगी? यस सर। क्या गलती कर रहे थे आप? मैं सर वो 4c2 नहीं कर रहा था ना, डिवाइड। क्यों नहीं कर रहे थे? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे कुछ डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। यस सर। वरना आपका आंसर 1 से छोटा कैसे आ गया अगर आप डिवाइड नहीं कर रहे थे तो? पता नहीं क्या छोड़ो कर रहा छोड़ो था सर छोड़ो मैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, ज़्यादा ज़्यादा दर्द नहीं देंगे। चलिए, अभी ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक तरह से खत्म हो गया है, अब हम बस क्वेश्चन क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आराम से आ सकते हैं, बहुत आराम से। कोई भी एक क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में पकड़ देगा आपको। अच्छा, आपसे बोला कुछ, मैं एक डाई को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आपका। जो डाई को मैंने थ्रो किया तो उसके सारे इवेंट क्या हो जाएंगे, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 का सैंपल स्पेस आपके सामने बन जाता है इस तरह से। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है कि अब प्राइम नंबर, इस तो क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर विल अपीयर नॉट अपीयर, तो आपको बस वो बनाना है पहला। तो प्राइम नंबर अपीयर, तो ए मान लेते हैं प्राइम नंबर को। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है आपका, 2 है, 3 है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, पी ऑफ ए निकल के आ जाएगा, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/6, 3/6। 1/2 हो जाएगी आपकी यहाँ प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। ठीक है, एक नंबर जो आपका बड़ा हो सकता है 3 से या बराबर भी हो सकता है, नंबर ग्रेटर देन, तो बी मान लेते हैं इसको। तो बी क्या हो सकता है, 3 या 3 से बड़ा, यानी 3 4 5 6। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बी की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल कम आउट टू बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी आपकी 4/6। प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 4/6, जो कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। एक, ये तो अजीब सा सवाल है, ये नंबर लेस देन तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं सी बनूं, कोई नंबर भी दुनिया में आपका, जो सॉरी डाइस पे कोई भी नंबर आपका 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी हर बच्ची है कि जो क्या हो जाएगा आपका, कि वो 1 के बराबर नंबर, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 1 के बराबर, बस कंफ्यूज कर रहा है वो बोल के सब। तो लेस देन 1 तो कोई पॉसिबल ही नहीं है 1, एक ही नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। एक नंबर जो 6 से बड़ा है अपीयर, ये तो मतलब बहुत ही गधे वाली बात कर दी उसने, कि कोई नंबर जब सारे सैंपल स्पेस बता रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो जाएगा। जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे अपन, जीरो तो आपका इस तरह से कुछ और दर्शा देगा वो, ये उसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज नो एलिमेंट, तो पी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कोई एलिमेंट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो जीरो चांसेस आपके आ जाएंगे, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। फोर्थ हो गया। फिफ्थ,
फिफ्थ आपका नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, एक नंबर जो कि आपका 6 से छोटा है वो आ जाए। अब 6 से छोटे नंबर तो सारे के सारे नंबर 6 से छोटे होते हैं, बस एक को छोड़ के जो कि क्या होता है 6 के बराबर होता है। तो ई क्या हो जाता है, जो सारे नंबर जो 6 से छोटे हैं, यानी 1 2 3 4 5 छोटा छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पीई जो कि निकल के आ जाएगा आपका 5/6। इन सारों को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, नॉट करके, ठीक है। जैसे पहले को प्राइम को बोलते हैं तो नॉट प्राइम, तो 1 माइनस वो भी करते हो 3/6 ही आता है। सारे क्वेश्चन को आप नॉट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ ठीक ठाक से क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले के पार्ट सिंपल है, बाद के पार्ट आपके अच्छे होते जाते हैं, पर ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, मान के चलिए जो मैं आपको नेक्स्ट टाइप करने वाला हूँ यहाँ पे, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मान के चलिए इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा उठा के, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली करें। है आसान, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर ये है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 coins are tossed once, find the probability of getting 3 heads and 2 heads ये सब। तो 3 कॉइन को फेंका गया है, जब 3 कॉइन को फेंका गया तो आप पहले से क्या बना सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सैंपल स्पेस बनाएंगे क्या, एच 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 बना सकते हैं। आपको पता है कि कितने आने चाहिए, 2 की पावर 3 यानी 8 टर्म्स आने चाहिए। फिर आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एच एच टी बना सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, एच टी एच बना सकते हैं। फिर यहाँ पे टी एच एच बना सकते हैं। ये आपके दो हेड्स वाले हो गए। अब आप हेड क्या करिए, कम करिए, तो एच टी टी कर दिया आपने, और यहाँ पे फिर टी को घुमाइए इसके बीच, एच को घुमाइए इसके बीच में, यानी आपका टी एच टी कर दिया आपने यहाँ पे, और फिर आपने टी टी एच कर दिया, तो 6 हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 7 हो गए, हाँ 7 हो गए। आखिरी क्या है, टी टी एच हो गया। तो ये सारे के सारे आपके केस यहाँ पे बल्कि सामने आ गए। अब सुनिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे सवाल में अपन, अब जो पूछा है पूछता रहे। 3 हेड्स, तीनों हेड्स में एक ही चांस है जिसमें आपके 3 हेड्स ऐसे आ सकते हैं, तो 3h, तो एक ही आपका पॉसिबिलिटी, तो 1/8 इसकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि 2 हेड्स, तो 2 हेड्स में आने के चांस क्या है आपके, सिर्फ एक ही, सॉरी 2 हेड्स, एटलीस्ट नहीं बोल रहा है, तो 2 हेड्स मतलब ये और कोई और नहीं है, 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे एटलीस्ट 2 हेड्स। अब सुनो, एटलीस्ट और एग्जैक्टली में क्या फर्क होता है, यहाँ पे 2 वाले चाहिए थे बस। एटलीस्ट का मतलब पी एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि 2 तो होने ही चाहिए, 2 या मोर, ठीक है, 2 या मोर। तो वो आपके कौन कौन समझेंगे, 2 तो ये है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है कि हाँ ये, तो इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4/8 यानी 1/2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, अब सुनना, एटमोस्ट 2 हेड्स बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। अब देखो ये एटमोस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है अधिकतम, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 हो सकती है हेड्स की, अधिकतम 2 एच हो सकते हैं। अधिकतम 2 एच का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपका अधिकतम मतलब कि नो एच, कोई हेड ना हो, दूसरा 1 एच, तीसरा आपका 2 हेड्स, बस यही आपको लेके चलना है, 3 हेड्स नहीं होने चाहिए। तो इनडायरेक्टली तुम ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा 2 एच, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है जिसमें सारे के सारे आ रहे हैं कोई एच नहीं, 1 एच 2 एच, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि कैसे क्या लिखा है कि नॉट 3h, बस यही तो कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। देखो इन सारे केसेस में आप देखोगे या तो 1h आ रहा है, या फिर 2h आ रहे हैं, या फिर 3h आ रहे हैं, या फिर आपका कोई h नहीं आ रहा, यही तो हो रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉट 3h बोल के मैं बाकी सारे केसेस को यहाँ पे कवर करके चल रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है इस केस में, नॉट 3h निकालना है। तो मुझे यहाँ पे p एटमोस्ट 2h का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - p आपका 3h, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके। तो 1 - 1/8 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 7/8। या फिर आप तरीका क्या कर सकते हो, नो एच मतलब ये वाला, और 1h मतलब 1 2 3 4 हो गए, और आपके 2h यानी ये वाले हो गए, तो 4 और 3 7, तभी आपका आंसर सेम निकल के आता है, कहीं से भी कर लो। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट आपसे क्या बोलता है, देयर इज नो हेड। नो हेड तो है एक ही केस है, वही वही, अब सारे सवाल वही उल्टे कर लेगा। देखो ये सारे एग्जाम जो बाकी सारे पार्ट है, वो सारे के सारे वही पार्ट है जो अब हमने हेड में किए। तो P ऑफ 3t, तो वो एक ही है, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ कहाँ गया, 3 टेल्स, सॉरी 60 तो किया अभी अपन ने। फिफ्थ कहाँ गया, फिफ्थ का मतलब नो हेड, सॉरी फिफ्थ का नो हेड, हाँ सॉरी, फिफ्थ है P आपका नो हेड यानी 0 हेड।
तो जीरो हेड में आपका एक ही केस है, जीरो हेड का मतलब जिसमें कोई हेड ना हो, तो वो एक ही केस है जिसमें आपके तीनों क्या है, टी है, तो वही एक ही बात है वैसे भी, तो एक ही केस है 1/8। तो और नेक्स्ट क्या है, थ्री टेल्स वाला भी एक ही केस है, सेम ही आंसर आते हैं वैसे तो, ये आ गया। सेवेंथ की अगर हम बात करें एग्जैक्टली टू टेल्स, कि एग्जैक्टली दो ही टेल होनी चाहिए आपकी, तो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है जैसा आपका हेड के साथ में, क्योंकि दोनों सिमिलर केस होते हैं आपके। तो एग्जैक्टली टू टेल्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/8 हो जाएगा। दो टेल्स वाले कौन कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, बस। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट आपका सेवंथ एट्थ, वो क्या बोल रहा है, नो टेल, पी ऑफ नो टेल, कोई टेल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपके तीनों एच एच हैं, उसमें ही छोड़ के बाकी सब में टेल तो पाया जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। फिर नाइन्थ हो गया आपका एट मोस्ट टू टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका तीनों टेल हो जाए उसको छोड़ के, तो इसको हम लिखते हैं 1 - p 3 टेल्स। तो 1 - p 3 टेल्स का आंसर क्या है आपका, वो आपका 1/8 है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी पार्ट उठा के आपके एग्जाम में पटक देगा, आपको उस तरह से सॉल्व करके आना चाहिए। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। देखना तो कोई क्वेश्चन मिल जाए बढ़िया सा, तो क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन तो तुम एक को लेकर 10 निकल के आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपका। एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर, अब इस बच्चा इसमें असैसिनेशन ये सब देख के ना थोड़ा कंफ्यूज होता है, पीएनसी से करेंगे, जबरदस्ती दिमाग लगाता है पीएनसी का, जबकि जरूरत भी नहीं है, सोचता है कि क्वेश्चन में असैसिनेशन आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है तो हम इसको पीएनसी से करेंगे, अब जरूरत नहीं है आपको इसको पीएनसी से करने की बिल्कुल भी। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन आप लोग कर तो लोगे ना, हाँ, कर लो। चलिए, तो अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर इसकी असैसिनेशन वाले की, तो इसमें पहला पार्ट बोला है आपसे कि द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन इज असैसिनेशन, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिन लेते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक सेकंड यार, कहाँ चला गई स्क्रीन, हाँ। तो असैसिनेशन को हम बोले तो कितने वर्ड्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल वर्ड्स हो गए आपके 13, राइट। ओके, नेक्स्ट आपसे ये बोल रहा है कि टोटल लेटर्स हो गए 13। अच्छा, कितने वॉवल्स हैं इसमें, टोटल वॉवल्स गिन लेते हैं। टोटल वॉवल्स कौन कौन से, ए है, आई है, ए है, आई है, ओ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वॉवल्स हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 13 - 6 7 बचा आपका, तो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, कॉन्सोनेंट्स मतलब जो वॉवल्स नहीं होते, तो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए आपके, वो 7 हो गए। सवाल पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवल, सिंपल सा सवाल है बहुत ही। तो टोटल पी वॉवल, तो टोटल वॉवल कितने हैं, इसको फालतू पीएनसी के चक्कर में मत घुसेड़ देना कि सब पीएनसी में रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब फालतू की चीज नहीं सोचनी है, आपको सिंपल वॉवल करना है। 6/13 हो जाएगा। सेकंड आपका पी ऑफ कॉन्सोनेंट, बच्चा सिर्फ यहाँ पे ये सोच के कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे कोई पीएनसी का दिमाग नहीं डालना, यहाँ पे कोई पीएनसी का दिमाग नहीं है, या कोई रिपीटेशन की बात कर ही नहीं रहा आपसे, तो क्यों करोगे फालतू चीज ऐसी, या तो कोई कॉन्सोनेंट होगा या फिर नहीं होगा, खत्म। चलिए, एक सवाल और मैं ढूंढ रहा था, वो थोड़ा सा हार्ड सा है पर मिल नहीं रहा। ठीक है, मिल जाए तो मजा आ जाए। एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं, वो तो फिर आपको वेन डायग्राम से आप कर ही लोगे खैर। चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, और डी मॉर्गन्स लॉ पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको वेन डायग्राम भी खत्म हो जाए। ठीक, बहुत ही गंदे तरीके से टाइप हुआ है। ठीक है, तो
क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इस तरह से, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ ई और एफ दो इवेंट हैं आपके, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स। क्वेश्चन ट्राई करना है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद फिर हम क्लास बंद कर देंगे। ई एंड एफ आर टू इवेंट्स आपके, जहाँ पे आपको दे रखा है पीई की वैल्यू आपको 1/4 दे रखी है, और आपको पी एफ की वैल्यू वो आपको 1/2 दे रखी है, और यहाँ पे आपको पीई एंड एफ की वैल्यू आपको ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन बोट है डायरेक्टली, उसकी वैल्यू आपको 1/8 दे रखी है, और आपसे बोल रहा है फाइंड फर्स्ट पी ई यूनियन एफ पूछ रहा है आपसे, और सेकंड पूछ रहा है आपसे पी नॉट ई नॉट एफ, ये पूछ रहा है आपसे। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई जल्दी से, बताइए क्या आंसर आ रहा है, हम आगे करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कब निकालेंगे। फर्स्ट वाले का 5/8 आएगा सर। फर्स्ट वाले का 5/8, हाँ ठीक है, और दूसरे वाले का 3/8। वेरी गुड। क्या मॉर्गन्स लॉ लगाया है? चलिए, तो P ऑफ E यूनियन F क्या हो जाएगा, इट इज PE प्लस PF, PE प्लस तीसरे ये लगाया F माइनस PE इंटरसेक्शन F। तो PE की वैल्यू क्या है, 1/4 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू -1/8 है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 8 ले लेंगे, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 -1, तो 2 4 आपका 6 -1 यानी 5/8 इसका आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल था। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, सेकंड पार्ट आपका बोल रहा है P नॉट E नॉट F, इसको आप लिख लें पहले। नॉट E मतलब E भी नहीं होना चाहिए और F भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपसे बोल रहा है कि P E डैश इंटरसेक्शन P दोनों एक साथ नहीं है, ठीक है, इस तरह से। चलो, कभी कभी ना इसको अलग अलग किताबों में इस तरह से भी लिख देता है, कभी कभी ना नॉट जो ई होता है इसका मतलब कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही होता है, कॉम्प्लीमेंट ही होता है। इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखता है, कभी कभी किसी किताब में ई डैश लिखेगा, कभी किसी किताब में ई सी लिख देगा, कभी किसी किताब में ई डैश लिख देगा, इस तरह से। तो ये डैश का मतलब भी यही होता है, नॉट, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होंगे। कुछ कुछ किताबों में जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो वहां पे आपका पी ई डैश को वो आपका पी ई बार भी लिख सकता है, इस तरह से, तो एक ही मतलब होता है। जैसे इस केस में भी कभी कभी क्या कर सकता है, इन दोनों को एक साथ लिखने के चक्कर में वो ऐसे लिख सकता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों को एक साथ ऊपर बार लगा सकता है, तो एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसमें हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, उसका क्या लगाना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का आपको लेना है, ये सॉल्व करने के बाद में रखने का मतलब। अच्छा, एक सेकंड, छोटी सी गलती यहाँ पे, यहाँ पे आपको ऐसे लिखेगा, सॉरी, यहाँ पे दोनों में अलग अलग है अभी, ठीक है, इस तरह से लिखेगा। और जो मतलब किताबों की भाषा में जो दूसरा वाला है उसको वो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता है, 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, इसका पूरे का बात इस तरह से लिख सकता है, बात एक ही है, कोई खास फर्क है नहीं। चलिए, तो सॉरी 1 माइनस क्यों लगा हुआ मैंने यहाँ पे, सही तो है, लिखा है, सही लिखा है, मैंने क्या गलती कर दी, आपको गलती हो गई क्या मेरे से, नहीं ये गलत लिख दिया है, ये 1 माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, हाँ अब सही है, इसको तक लिखेंगे, तो 1 माइनस जो हमने पहले पार्ट निकाला था 5/8, और ये आपका आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, कोई आपको प्रैक्टिस करनी हो अगर, तो कृपया करके आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा किताबें कोई फॉलो ना करें, क्योंकि वो आपके बहुत हार्ड क्वेश्चंस बना सकती हैं। एनसीईआरटी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देती है, कृपया करके फॉलो अगर करनी कोई किताब तो एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, उसके क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी निपटा लें, तो आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा प्रैक्टिस आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।